हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है तुम औरतें सारा दिन घर में करती ही क्या हो। राजू बोला, क्या तुम्हें ब्यूटी पार्लर में खर्च करने के लिए 10,000 रुपये चाहिए? तुम्हारा दिमाग खराब है। नीमा बोली, सिर्फ 10,000 ही तो मांग रही हूँ। भाई की शादी में जाने से पहले कुछ स्पेशल ब्यूटी ट्रीटमेंट लेना है। रोज रोज थोड़े ही ना भाई की शादी होती है। मैं खुद पार्लर पर अधिक खर्च करना पसंद नहीं करती। घरेलू ब्यूटी पैक्स यूज करती हूँ। सिर्फ शादी ब्याह के फंक्शन में ही महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट लेती हूँ। बाकी दिनों में सिर्फ 50 रुपए की थ्रेडिंग ही तो करवाती हूँ। मिसेज वर्मा तो हर महीने 5,000 रुपये का ब्यूटी ट्रीटमेंट लेती हैं। तुम्हें तो खुद एक कंजूस बीबी मिली है। राजू बोला, मिसेस वर्मा खुद 20,000 रुपये महीना कमाती हैं और उनका पति 80,000 रुपये महीना। और तुम घर पर पड़ी आराम फरमाती हो। तुम करती ही क्या हो? घर में झाड़ू पोछा करने वाली आती ही है, कपड़े मशीन में धुलते हैं, बच्चे के लिए ट्यूशन लगा है, खाली खाना ही तो बनाती हो। वो भी कभी कभी मैं बाहर से ही ऑर्डर कर देता हूँ। इतने ही खर्चे हैं तुम्हारे तो तुम भी बाहर निकल कर कोई नौकरी ढूंढ लो। आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। नौकरी करना घर पर खाना बनाने जैसा आसान काम नहीं है। बॉस की हर गलत सही बात में सिर हिलाना पड़ता है, उसकी खुशामद करनी पड़ती है, अपना ईमान ताक पर रखकर लोगों की चुगली करनी पड़ती है, दूसरों के हुनर पर अपना नाम लेबल करके बॉस को मक्खन लगाना पड़ता है, तब कहीं महीने की सैलरी बनती है और हर साल प्रमोशन पक्का होता है। नहीं है मेरे पास पैसे। भाई की शादी में जाओ चाहे ना जाओ। बॉस बोले, नीमा कहाँ खोई हो? मैं तुम्हें दिन में सपने देखने के लिए पैसे नहीं देता, काम करने के लिए देता हूँ। तुम 3 महीनों से यहाँ काम कर रही हो, अभी तक तुम्हारे क्लाइंट्स का सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं बढ़ा। क्लाइंट्स तुम्हारे रूड बिहेवियर की कंप्लेन करते हैं। एज ए कस्टमर रिलेशन एग्जीक्यूटिव तुम्हारा काम क्लाइंट्स की प्रॉब्लम दूर करना है और आज तक तुम्हारे किसी कस्टमर के साथ ढंग के रिलेशन नहीं बने। तुम्हारी वजह से हमारी डीलरशिप का कस्टमर रिलेशन ग्राफ गिर रहा है। कौन हमसे कार खरीदेगा अगर हमारी सर्विस ही अच्छी नहीं होगी? सेल्स टीम तो एक बार कार बेच देगी, पर अगली बार कस्टमर तभी यहाँ आएगा जब उसे कार पर अच्छी सर्विस मिली हो। नीमा अचानक बॉस को देखकर चौंक गई और अपनी चेयर से झटके से उठ खड़ी हुई। सर, उस कस्टमर ने मुझसे बदतमीजी से बात की थी, इसलिए मेरे मुंह से गुस्से में कुछ निकल गया। बॉस बोला, अपना गुस्सा अपने हस्बैंड के लिए संभाल कर रखो और अभी उस कस्टमर को फ़ोन करके माफ़ी मांगो। उसे कन्विंस करो कि वह सर्व में हमारी डीलरशिप को पूरे अंक दे। दोबारा ऐसी गलती की तो अपना हिसाब पूरा समझो। नीमा बोली, जी सर। जब से नीमा ने यहाँ ज्वाइन किया है, राजू की कई हर बात उसके कानों में गूंजती है। सही ही कहा था उसने, बॉस की हर सही गलत बात पर हाँ में सिर हिलाना आसान नहीं है। कल ही एक लड़की को बॉस इसलिए निकाल दिया क्योंकि वह देर से आई थी, पर नीमा जानती है उसे इसलिए निकाला गया क्योंकि उसने बॉस को रिजेक्ट करके अपने एक हम उम्र एम्प्लॉय को पसंद कर लिया था। वो बहुत सुंदर थी और बॉस सहित इस डीलरशिप के कई लोग उसे लाइन मारते थे। नीमा से वो हर बात बताती थी। नीमा शादीशुदा एक बच्चे की माँ थी और उसे लगता था कि वह उसे समझ सकती है। यहाँ नौकरी का कोई भरोसा नहीं, ऊपर से कॉलिंग और कस्टमर सेटिस्फेक्शन का प्रेशर भी बहुत है। दिन में 200 कॉल्स करनी पड़ती है। बदतमीज कस्टमर के सामने गिड़गिड़ाकर 10 में 10 नंबर मांगने पड़ते हैं। उनकी अभद्र भाषा झेलनी पड़ती है और ऊपर से बॉस की गालियां और बेवकूफ़ियां हजम करनी पड़ती है। कल ही एक बैगनी नई शर्ट पहनकर बॉस सबसे तारीफ बटोर रहे थे। मुंह पर तो हर कई बॉस की पसंद की दाद दे रहा था, पर पीठ पीछे सब
उनकी चॉइस पर उल्टियाँ कर रहे थे और मजाक बना रहे थे। नीमा ने भी सल्ट की खूब प्रशंसा की, पर वो वाकई बकवास थी। घर पर राजू बोला, नीमा, ओ नीमा। तभी राजू की माँ बोली, क्या नीमा नीमा कर रहा है? वो तो ऑफिस में होगी, भूल गया? तेरी वजह से ही तो उसने ये नौकरी पकड़ी है। अरे मैं पूछती हूँ, तू इतना अच्छा भला कमाता है, अपना मकान है और तेरे पिताजी हमारे लिए काफ़ी नगद भी छोड़ कर गए हैं, फिर भला बहू को काम करने की क्या ज़रूरत है? बुढ़ापे में मैं अकेले दीवारों से सिर फोड़ रही हूँ, कोई मेरी देखभाल करने वाला तो है ही नहीं। ऊपर से अभी गोलू आ रहा होगा स्कूल से, अब तो उसके कपड़े बदलना, उसे खाना गर्म करके देना, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। पहले अपने बच्चे पालो, फिर बच्चों के बच्चे पालो। हम तो न जीते चैन न मरते चैन, हमारा तो कभी रिटायरमेंट होगा ही नहीं। राजू बोला, ओफो, अब तुम शुरू हो गई। अरे तुम्हें उसकी परेशानी दिखती है, मेरी नहीं। हर रोज़ तुम्हारी बहू को ब्यूटी पार्लर जाना है तो उसका खर्च कौन उठाए? माँ बोली, तू उठाए, और कौन उठाए? तेरे पास अपने दोस्तों के साथ शराब की पार्टी करने के लिए पैसे हैं, मेरी बहू के लिए नहीं है। तू तो हर महीने दोस्तों के साथ 4-5 हज़ार की पार्टियाँ करता है और बहू अपने भाई की शादी में 10,000 का ब्यूटी ट्रीटमेंट भी न ले। हर महीने के उसके ब्यूटी पार्लर के खर्च तेरे दोस्तों पर होने वाले खर्चों से तो कम ही होते हैं। अरे वो भी तो तेरी माँ तेरे बच्चों और तेरे रिश्तेदारों का ख्याल रखती है। 4 साल से मैके नहीं गई क्योंकि मेरी तबीयत खराब रहती है। अगर भाई की शादी ना होती तो शायद इस बार भी नहीं गई होती। अरे नौकरानियाँ क्या मेरी बहू की जगह ले सकती है? राजू बोला, नहीं ले सकती, पर अब मैं क्या करूं? कैसे उससे कहूं कि नौकरी छोड़ दे? माँ बोली, अपनी आधी तनख्वाह उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया कर। राजू बोला, क्या आधी तनख्वाह? माँ बोली, हाँ आधी तनख्वाह, और नहीं तो क्या। तेरी तनख्वाह पर आधा हक तो वैसे भी उसका बनता ही है। तू जो कमा रहा है वह उसके भाग से ही कमा रहा है। घर की लक्ष्मी है वो। जब तनख्वाह दोनों में बराबर बटेगी तो तू भी दोस्तों पर खर्च करने से पहले 10 बार सोचेगा, और वो भी ब्यूटी पार्लर में पैसे उड़ाने से पहले 10 बार सोचेगी। न तुझे हिसाब देना पड़ेगा न उसे। घर खर्च दोनों लोग आपस में बांट लो। ऐसे तुम दोनों की फिजूल खर्ची पर भी रोक लगेगी और बहू को बार बार पैसों के लिए तेरे सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। उसे नौकरी नहीं करनी पड़ेगी और मैं और गोलू भी चैन से जी सकेंगे। राजू बोला, पर मिसेस वर्मा भी तो नौकरी करती हैं, उनके घर में तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। माँ बोली, तेरे कहने से नहीं होती, मुझसे पूछ। उनकी सास आकर यहाँ दिन भर रोती है कि बुढ़ापे में उन्हें सिर्फ बेटा बहू ने इसलिए रखा है कि बच्चे का क्रेच या डे बोर्डिंग का खर्च बचे। उनका दुख सुख समझने वाला कोई नहीं है कि इस उम्र में उनकी भी कुछ ज़रूरतें हैं, वो भी आराम चाहती हैं, पर पोते के लिए दोपहर की नींद कुर्बान करनी पड़ती है और रात में बुढ़ापा सोने नहीं देता। नौकरानी के हाथ का बना बेस्वाद खाना खाने को मिलता है जिसमें ना स्नेह है, ना प्रेम, ना भावना। नीमा जब प्रेम से उन्हें कुछ चाय नाश्ता या खाना परोसती थी तो उनकी आंखों में उनका दर्द मैंने देखा है। मिसेस वर्मा के ऑफिस से लौटने का टाइम भी फिक्स नहीं है, कभी कभी तो रात 10 बज जाते हैं। अगर डे बोर्डिंग में बच्चों को डाल भी दे तो शाम 6 बजे तक उसे वापस लाना होगा। उनका बेटा निशान गोलू के साथ खेलने आता है तो हमेशा कहता है कि तेरी मम्मी कितनी अच्छी है, पर तुझे तो मिसेस वर्मा जैसी बीवी चाहिए जो सुबह से मेकअप पोत कर मटक कर चल दे, रात 10 बजे घर लौटे और घर लौटते ही औंधे मुंह बिस्तर पर गिर जाए। तभी गोलू आ गया। गोलू बोला, अरे वाह पापा आप? राजू बोला, हाँ मैं। माँ बोली, आज तेरे पापा तेरा ख्याल रखने के लिए घर जल्दी आ गए। तुम पापा से कपड़े बदलवाओ और खाना खाओ, मैं चली थोड़ी देर आराम करने। गोलू बोला, मुझे मैगी खानी है, दाल चावल नहीं। राजू बोला, ठीक है
मैं मैगी बना देता हूँ। गोलू बोला, पर मैगी नहीं है, दुकान से लानी होगी। अगर मैगी लेने जाइए तो चॉकलेट भी ले आइए। राजू ने सिर पीट डाल लिया। अच्छा मेरे बाप, मैं लेकर आता हूँ और चॉकलेट भी ले आऊँगा। गोलू बोला, पापा। राजू बोला, क्या? गोलू बोला, मम्मी अब घर पर क्यों नहीं रहती? क्या हम बहुत गरीब हो गए हैं? राजू बोला, नहीं, हम गरीब क्यों होंगे? ये किसने कहा? गोलू बोला, मेरा दोस्त गरीब है, उसके पापा स्कूल की फीस नहीं भर पाते थे। प्रिंसिपल मैम उसे स्कूल से निकाल देती, पर फिर उसकी मम्मी ने भी नौकरी कर ली। अब उसकी फीस समय पर जमा हो जाती है, पर अब वो घर पर दिन भर अकेले रहता है। उसकी दादी गांव में रहती है ना, इसलिए उसे घर पर अकेले डर लगता है। पापा, मुझे भी मम्मी के बिना घर में मज़ा नहीं आता। क्या अब हम पहले की तरह अमीर नहीं बनेंगे? राजू बोला, सही कहते हो बेटा, मम्मी के बिना घर में वाकई मज़ा नहीं आता। पर तू चिंता मत कर, अब तेरी मम्मी घर पर रोज़ तेरा इंतज़ार करती मिलेगी। और हम लोग गरीब नहीं हैं, और भगवान करे कभी हो भी ना। गोलू बोला, सच? राजू बोला, हाँ सच। गोलू के कपड़े बदलना, खाना खिलाना और उसे ट्यूशन का काम कराना कोई बच्चों का खेल नहीं था। राजू को अब समझ में आया कि पत्नी घर में क्या क्या करती है। राजू ने तनख्वाह आते ही उसने आधे पैसे नीमा के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। ऑफिस में बैठी नीमा फ़ोन पर मैसेज चेक कर वो चौंक गई। उसकी सैलरी का 4 गुना अमाउंट उसके अकाउंट में जमा हुआ था। सैलरी तो अभी तक नहीं आई थी, फिर ये किसने भेजा? अगली सुबह गोलू को फीवर होने के कारण नीमा ने आज ऑफिस ना जाने का निर्णय लिया और धीरे धीरे घर के काम निपटाने लगी। तभी उसे कुछ याद आया। नीमा बोली, सुनो, मेरे अकाउंट में न जाने कहाँ से 40,000 रुपये आ गए। राजू बोला, मैंने भेजे हैं। नीमा बोली, अच्छा, पर क्यों? राजू ने नीमा को अपनी ओर खींचकर कहा, ये तुम्हारी सैलरी है, मुझे एक पर्सनल बीबी की ज़रूरत है। तुम्हें जॉब पर हायर किया है और 1 महीने की सैलरी एडवांस में दी है। नीमा बोली, ये क्या नया बहाना है? कुछ दिनों में मुझे फिर पैसों को लेकर ताने सुनाने लगोगे। तुम चाहते हो कि मैं नौकरी छोड़ दूं, इसलिए ये सब बहाना बना रहे हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। नीमा ने खुद को छुड़ाने की एक्टिंग करते हुए मुंह बनाते हुए कहा। नीमा के माथे पर चुम्बन देते हुए राजीव ने कहा, ऐसा मत कहो, ये मेरे पैसे नहीं हैं, हमारे पैसे हैं। इस पर जितना मेरा हक है उतना तुम्हारा भी। तुम जो मेरी माँ और मेरे बच्चे का इतना ख्याल रखती हो, ये ना कोई नौकरानी कर सकती है, ना ही नर्स। मैंने कभी तुम्हारे समर्पण के लिए तुम्हारा धन्यवाद नहीं दिया और जरा जरा से पैसों के लिए तुमसे हिसाब मांगता रहा। सब मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। हमें तुम्हारे समय की और तुम्हारी देखभाल की बहुत ज़रूरत है। घर लौट आओ, छोड़ दो नौकरी, मैं हम दोनों के लिए और कमाऊँगा। नीमा बोली, मैं अब घर नहीं बैठ सकती, मुझे तुम पर भरोसा नहीं, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी, मुझे आत्मनिर्भर होना है। तभी माँ ने कमरे में प्रवेश किया। झटके से राजू नीमा से अलग हो गया। माँ बोली, आत्मनिर्भर होने के लिए किसी की नौकरी करना क्यों ज़रूरी है? भला किसी की नौकरी करना कहाँ की आत्मनिर्भरता है? मैं ये नहीं कहती कि जॉब करने वाली सभी औरतें गलत हैं या उन्हें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए, पर यह समझने वाली बात है कि पति जो धन कमाता है उस पर पत्नी का आधा हिस्सा लगता है, और पत्नी जो बुजुर्गों का आशीर्वाद कमाती है और बच्चों को प्रेमपूर्ण माहौल देती है उस पर पति का आधा हिस्सा लगता है। आखिर बच्चे भी अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनते हैं, वरना विदेशों में तो माता पिता वृद्धा आश्रम में पटक दिए जाते हैं, जहां बच्चे महीनों और सालों उनका हालचाल लेने नहीं जाते। एक समय था जब गरीब औरतें जिनके पति की कमाई से उनकी मूलभूत ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती थी, तो वो क्या नौकरी किया करती थी? नहीं ना, फिर भी उनका घर चलता था। पर आजकल तो जाने नौकरी करने का क्या भूत चढ़ा है। आत्मनिर्भर होना मतलब नौकरी करना नहीं होता। जो महिलाएं ब्यूटी पार्लर चलाती हैं या घरेलू व्यवसाय करती हैं वो भी आत्मनिर्भर हैं। राजू को तो हमेशा से नौकरी पेशा औरतें बहुत भाती थी,
पर अब उसकी आंखें खुल गई है। नीमा, तू तो कितने अच्छे लड्डू, अचार और पापड़ बनाती है, क्यों ना एक घरेलू उद्योग शुरू कर लेती। मैं भी इसमें साथ दिया करूँगी, काम बढ़ा तो और औरतों को भी जोड़ लेंगे। राजू बोला, हाँ माँ का आइडिया तो बढ़िया है। नीमा बोली, वैसे सच कहूँ तो मुझे भी नौकरी करना रास नहीं आ रहा। आप ठीक कहते थे, नौकरी करना आसान नहीं। मेरा एमडीए एक नंबर का बेवकूफ़ है, पर उसकी हर बात पर सिर हिलाकर उसे सही बताना पड़ता है। राजू बोला, देखा आखिर मैं सही था। तो ठीक है, तुम्हारे घरेलू व्यवसाय को मैं फाइनेंस कराऊंगा। नीमा बोली, और आधी सैलरी का क्या? राजू बोला, बिल्कुल, मेरी सैलरी पर तुम्हारा आधा हक हमेशा रहेगा। तभी नीमा का फ़ोन बजा। ये उसके बॉस का फ़ोन था। बॉस गुस्से से, नीमा, मैंने तुम्हारी जैसी अनप्रोफेशनल एम्प्लॉय कभी नहीं देखी। 10:30 बज रहे हैं, तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंची? नीमा बोली, सर मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं। तो बॉस बोला, तो मैं क्या करूं? इस तरह लोग घर की प्रॉब्लम्स लेकर बैठ जाएंगे तो ऑफिस का काम कैसे चलेगा? इसलिए मैं शादीशुदा औरतों को काम पर नहीं रखना चाहता। तुम्हारे घर में तुम्हारा पति है, सास है, कोई भी जा सकता था उसे डॉक्टर को दिखाने, तुम ही क्यों? नीमा बोली, क्योंकि मैं ही उसकी माँ हूँ। ना मेरी सास ना मेरा पति उसकी माँ बन सकता है, और मैं अब जॉब पर नहीं आऊँगी। मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। और हाँ, आप शादीशुदा औरतों को जॉब पर क्यों नहीं रखना चाहते वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और मैं बता दूँ कि आपकी चॉइस बहुत ही घटिया है। आप जो नई शर्ट 5,000 में खरीद कर लाए थे, मैं उसे मुफ्त में भी ना खरीदती। नीमा ने फ़ोन काट दिया। वो हल्का महसूस कर रही थी। और फिर नीमा ने अपने घर से ही अपना व्यवसाय शुरू किया और फिर पति पत्नी खुशी खुशी साथ में रहने लगे।